तो सोचिए, एक तरफ शीशे और स्टील का एक आलीशान साम्राज्य और दूसरी तरफ मिट्टी और विश्वास से बनी एक छोटी सी दुनिया। क्या होता है जब ये दोनों टकराते हैं? आज की कहानी बस एक किसान और एक बैंक मैनेजर की नहीं है, बल्कि ये हमें सोचने पर मजबूर कर देगी कि असली दौलत आखिर होती क्या है। तो चलिए इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। ये कहानी है माटी के बैंक की। एक ऐसा बैंक जिसकी नींव पैसों पर नहीं बल्कि मिट्टी पर रखी गई थी। तो कहानी की शुरुआत होती है दो बिल्कुल अलग दुनियाओं से। एक तरफ दिल्ली का वो चमचमाता गोल्डन ट्रस्ट बैंक जहां हवा में भी परफ्यूम घुला हुआ है, और दूसरी तरफ माधोपुर गांव जहां हवा में मिट्टी की सौंधी महक है। और इन दो दुनियाओं के बीच में है हमारे दो किरदार। एक है यशवर्धन सिंह राठौर, जिसके लिए आप कह सकते हैं गरीबी एक बीमारी जैसी है, और दूसरा है भगीरथ, जिसके लिए मिट्टी ही उसकी माँ है, उसकी पहचान है। देखिए ना, एक के पास है विरासत में मिली सल्तनत और दूसरे के हाथ में बस एक पुराना भूला बिसरा कागज। भगीरथ का मकसद बहुत सीधा साधा था। अपनी बेटी की शादी करनी थी और उसके लिए बस वो पैसे चाहिए थे जो उसने बरसों पहले एक फिक्स डिपॉजिट में जमा किए थे। उसे क्या पता था कि वो जिसे अपना हक समझ रहा है, उसे पाने के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। कांच के महलों में भाई सीधे सच्चे सपनों की भी एक कीमत होती है। और बस यहीं से शुरू होता है असली टकराव। जैसे ही भगीरथ उस शीशे के महल यानी बैंक में कदम रखता है, दो दुनियाएं आमने सामने आ जाती हैं। देखिए, भगीरथ की धूल भरी चप्पलों से जो निशान उस चमकते संगमरमर पर पड़े ना, वो सिर्फ मिट्टी के निशान नहीं थे, वो तो भगीरथ की पूरी दुनिया थी जो यशवर्धन की उस बनावटी साफ सुथरी दुनिया पर अपनी छाप छोड़ रही थी। ये उस सच्चाई की निशानी थी जिसे कोई भी संगमरमर दबा नहीं सकता। और फिर कहानी का सबसे अहम मोड़ आता है। यशवर्धन के ये शब्द सुनिए, सिक्योरिटी, इस भिखारी को अंदर किसने आने दिया? इसे बाहर निकालो और जहां ये खड़ा था उस जगह को सैनिटाइज करो। ये सिर्फ घमंड नहीं था, ये इंसानियत की कमी थी। उसने भगीरथ को एक इंसान नहीं बल्कि एक कीटाणु समझा। ये सिर्फ एक धक्का नहीं था, ये एक इंसान के आत्मसम्मान पर सीधा हमला था। और यशवर्धन जो अपनी बैल्कनी से ये सब देख रहा था, उसे ये नहीं दिखा कि एक बूढ़ा आदमी जमीन पर गिर रहा है। असल में तो वो अपने ही साम्राज्य की नींव को दरकते हुए देख रहा था। पर अफसोस, उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में कहानी तो अब शुरू होती है। अब पर्दा उठता है उस राज से जो भगीरथ के उस पुराने से झूले में बंद था। वो कागज जिसे भगीरथ बरसों से बस एक फिक्स डिपॉजिट की रसीद समझ रहा था, वो असल में एक शेयर सर्टिफिकेट था। मतलब वो बैंक में सिर्फ एक जमाकर्ता नहीं बल्कि हिस्सेदार था, मालिक था। और उसे इस बात की, आप सोचिए, भनक तक नहीं थी। और इसके पीछे भी एक कहानी है। करीब 30 साल पहले जब ये बैंक डूबने की कगार पर था, तब यशवर्धन के दादा ने एक नौजवान भगीरथ से मदद मांगी थी। भगीरथ ने अपनी जमीन का टुकड़ा बेचकर अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी और बदले में उसे मिले कुछ शेयर्स। एक ऐसा निवेश जिसे वो वक्त के साथ बिल्कुल भूल ही गया था। और आज इतने सालों बाद उन भूले बिसरे शेयर्स की कीमत जानते हैं कितनी थी? 700 करोड़ रुपए। जी हाँ, 700 करोड़ रुपए एक ही झटके में। वो किसान जिसे भिखारी कहा गया था, कागज पर शहर के सबसे अमीर लोगों में से एक बन चुका था। और विडंबना तो देखिए, जिस किसान को यशवर्धन ने धक्के मारकर बाहर निकाला था, वो असल में बैंक का सबसे बड़ा शेयर होल्डर था, 39% का मालिक। यशवर्धन के खुद के 30% से भी ज्यादा। मतलब सारा खेल एक पल में पलट चुका था। तो अब जब ये सच्चाई सामने आई, तो बैंक के बोर्डरूम के अंदर का माहौल देखने लायक था। यहीं से शुरू होती है एक राजा के पतन की कहानी। जैसे ही यशवर्धन को ये पता चला कि 39% शेयर्स का मालिक वो श्री भगीरथ कोई और नहीं बल्कि वही बूढ़ा किसान है, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सोचिए, उसे एहसास हुआ कि उसने अपने ही बॉस को, अपने ही मालिक को बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया है। उसके घमंड के महल पर ये पहला और सबसे जोरदार हथौड़ा था। और फिर क्या था? जो सीईओ कभी आसमान में उड़ता था, वो अब जमीन पर था। यशवर्धन भागकर भगीरथ को ढूंढता है, एक पार्क की बेंच पर पाता है और सीधा उसके पैरों में गिर जाता है। बाबा, मुझसे गलती हो गई,
आप ही इस बैंक के मालिक हैं, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी थी। और यहीं पर हमें भगीरथ का असली रूप देखने को मिलता है। उसे न तो पैसों का लालच था, न सत्ता का। वो तो सिर्फ अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे लेने आया था। उसने वो 700 करोड़ के शेयर सर्टिफिकेट लिए और हवा में उड़ा दिए। ये बदला नहीं था, ये एक ऐलान था कि उसकी दौलत कागज के टुकड़ों में नहीं, उसके स्वाभिमान में है। अब यशवर्धन पूरी तरह बौखला गया। उसने अपनी आखिरी चाल चली। उसने अपने सीएफओ मिस्टर शर्मा को सारे डिजिटल रिकॉर्ड डिलीट करने का ऑर्डर दिया। लेकिन मिस्टर शर्मा ने अपना ज़मीर नहीं बेचा। उन्होंने साफ मना कर दिया, इस्तीफा दिया और तो और उस गैर कानूनी ऑर्डर को रिकॉर्ड भी कर लिया। मतलब उस शीशे के महल में अभी भी कोई था जिसकी रीढ़ की हड्डी सीधी थी। अब कहानी अपने सबसे दिलचस्प मोड़ पर पहुंचती है, जहां अपमान का जवाब अपमान से नहीं बल्कि एक ऐसी नई शुरुआत से दिया जाता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। भगीरथ ने अपनी बेटी की शादी कहाँ की जानते हैं? उसी बैंक के अंदर जहां से उसे निकाला गया था। और उसी शादी में सबके सामने उसने अपने वो 700 करोड़ रुपए एक चैरिटी ट्रस्ट को दान कर दिए ताकि किसानों के कर्ज चुकाए जा सकें। ये सिर्फ दान नहीं था, ये उस पूरी सोच पर एक करारा तमाचा था जो मुनाफे को इंसान से ऊपर रखती है। और इन्हीं पैसों से जन्म हुआ माटी बैंक का, एक ऐसा बैंक जिसके नियम ही अलग थे। यहाँ कोई मिनिमम बैलेंस की जरूरत नहीं थी। मैनेजर साहब किसी आलीशान कुर्सी पर नहीं बल्कि सबके साथ जमीन पर चटाई बिछाकर बैठते थे। यहाँ फोकस मुनाफे पर नहीं, इंसानियत पर था। और सबसे बड़ी बात, यशवर्धन को वहाँ चपरासी की नौकरी दी गई ताकि वो सीख सके कि मिट्टी से जुड़ना आखिर होता क्या है। तो देखिए किस तरह से किरदारों का पूरा कायापलट हो गया। यशवर्धन जो एक घमंडी सीईओ था, अब एक विनम्र चपरासी है। और भगीरथ जिसे एक बेबस किसान समझा गया था, वो आज हजारों लोगों की मदद करने वाला बन गया है। माटी बैंक के बाहर सिर्फ एक लाइन लिखी है जो पूरी कहानी को बयां कर देती है, यहाँ पैसे नहीं, इंसानियत के लोन मिलते हैं। मतलब असली बैंकिंग सिर्फ लेन देन नहीं है बल्कि रिश्ते बनाना है। तो अंत में ये कहानी हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है, दौलत को मापने का असली पैमाना है क्या? हमारा बैंक बैलेंस या वो विरासत जो हम मिट्टी में और लोगों के दिलों में छोड़कर जाते हैं? इस सवाल का जवाब शायद हम सबको अपने अंदर ही खोजना होगा।